हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एट द रेट डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारे रोग निदान के नेक्स्ट रोग के बारे में, दैट इज द कामला रोग के बारे में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कामला रोग में कामला की व्याख्या आदि, उसके संप्राप्ति आदि, मतलब कि कामला रोग में जो भी सारी चीजें हमें अकॉर्डिंग टू द एनसीआईएसएम सिलेबस इंपॉर्टेंट बताई गई है, वो सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ उसके अलावा जो भी अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हमें कामला रोग के अंदर देखने को मिलते हैं, वो सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक अगर आप वीडियो को देख के जा रहे हैं तो आप सारे टॉपिक्स इसके रिलेटेड सोच के रखिए कि क्लियर हो चुके हैं। इसके अलावा कोई भी चीज नहीं है जो कि बच जाती है, मतलब कि सारे टॉपिक जो हमें करने हैं अकॉर्डिंग टू द एनसीआईएसएम सिलेबस, वो सारे टॉपिक्स मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कामला की व्याख्या के बारे में। तो कामला की व्याख्या में हम देखते हैं कि बोला गया विविधान कामान लाति इति कामला। बोला गया कि सभी प्रकार की इच्छाओं का नाश होना, अर्थात किसी भी प्रकार की कामना उत्पन्न न होना, इसे कामला रोग कहते हैं। मतलब कामला रोग में बेसिकली बोला क्या गया है कि इस रोग में क्या होता है कि जो भी हमारी इच्छाएं रहती है, सभी प्रकार की शारीरिक इच्छाएं हो या फिर मानसिक इच्छाएं हो, वो नष्ट हो जाती है। क्योंकि जो हमारा मानस व्यवस्था रहता है, जो मानसिक अवस्था रहती है, उस समय इतनी प्रबल नहीं रहती कि वो किसी भी प्रकार की इच्छा को प्रकट कर सके। इसी कारण से इसे हम क्या बोलते हैं, कामला रोग कहते हैं। वहीं पे बात करें कामला रोग के निदान के बारे में कि किन किन कारणों से कामला रोग हमें देखने को मिलता है, कहाँ किस कारणों से कामला रोग हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। तो मेन बोला गया है कि जो कामला रोग होता है वो पित्त प्रकोप के कारण होता है, जिसमें क्षार, अम्ल, लवण, अति उष्ण, विरुद्ध एवं असात्म्य भोजन आदि के कारण, साथ ही साथ अति मद्यपान करने के कारण जो रुक्षता उत्पन्न होती है वो देखने को मिल सकता है। निष्पाव हो गए मांस, पिण्याक, तिल, तेल का अति सेवन करने के कारण यहाँ पे पित्त दोष प्रकोपित हो जाए, जिसके कारण कामला रोग देखने को मिल सकता है। दिवा स्वप्न हो गया, अति व्यायाम या फिर अत्यधिक मैथुन कर्म करना एवं अत्यधिक वेग का धारण करना, ये सभी कारण भी माने जा सकते हैं। उसके अलावा बोला गया कि ऋतु वैषम्य, मतलब जिस प्रकार के ऋतु में आहार विहार करना चाहिए उसके विपरीत हम लोग अगर ऋतुओं में आहार विहार कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में वहां पे कामला रोग हो सकता है। फिर काम, चिंता, भय, शोक एवं क्रोध आदि के कारण, साथ ही साथ रूक्ष, शीत, गुरु एवं मधुर पदार्थों का अति सेवन, पांडु रोगी के द्वारा पित्तवर्धक पदार्थों का अति मात्रा में सेवन करने से कामला रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये सारे जो भी रीजन बताए गए हैं, इसमें सबसे मेन चीज क्या देखेगा कि पित्त जो दोष है वो प्रकोपित होता है यहाँ पे। ठीक है, तो पित्त दोष के प्रकोप होने के कारण ही बेसिकली हमारे शरीर में कामला रोग की उत्पत्ति मानी गई है। तो बोला क्या गया है कि पांडु के रोगी द्वारा, जो पांडु के रोगी हैं, मतलब कि जिसको पहले से ही पांडु है, अनीमिया है, ऐसे कंडीशन में वो क्या करेगा, पित्त वर्धक आहार विहार करेगा, तो इसके कारण क्या होगा, वहां पे कामला रोग उत्पन्न होते हुए देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ जो कामला रोग है वो किसी अन्य रोगों के उपद्रव के रूप में भी देखने को मिल सकता है, मतलब कोई अन्य बीमारी है उसके उपद्रव के रूप में यहाँ पे कामला देखने को मिल सकता है। बात करेंगे कामला के भेद के बारे में या फिर प्रकार के बारे में, तो बेसिकली बोला गया है कि जो कामला होता है तीन प्रकार का बताया गया। एक शाखा आश्रित कामला जिसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं, कोष्ठ आश्रित कामला जिसको नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं, या फिर तीसरा आता है हमारा कोष्ठ शाखा आश्रित कामला जिसको हम लोग हीमोलाइटिक जॉन्डिस बोलते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस मतलब कि जो हमारे डक्ट हैं किसके, गाल ब्लैडर के, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से होता है। कोष्ठ आश्रित में बेसिकली मंदाग्नि या फिर अदर रीजंस की वजह से देखने को मिलता है। वहीं पे कोष्ठ शाखा आश्रित में बेसिकली एक्सेसिव हीमोलाइसिस की वजह से हमें जॉन्डिस देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कहीं पे हमें दो ही प्रकार का वर्णन देखने को मिलता है, जिसमें बहुपित्त कामला आता है और दूसरा रुधिपथ कामला। जो रुधिपथ कामला है इसको ही हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस या फिर शाखाश्रित जॉन्डिस बोल सकते हैं। और बहुपित्त कामला में जिसमें पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है, जो कि कोष्ठ आश्रित कामला के साथ हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। बात करेंगे आगे हम लोग इसकी संप्राप्ति के बारे में, कामला की संप्राप्ति किस प्रकार है। तो बेसिकली बोला गया है कि जो पांडु रोग से ग्रस्त रोगी है अगर अत्यधिक प्रमाण में पित्तकर आहार विहार का सेवन करता है तो प्रकोपित पित्त से रक्त और मांस का दहन होकर कामला रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, अगर कोई भी पांडु रोग से ग्रसित रोगी है और अत्यधिक प्रमाण में पित्तकर आहार विहार कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, जो पित्त है वो प्रकोपित होगा। प्रकोपित पित्त रक्त को दहन करेगा, मतलब रक्त में दाह उत्पन्न करेगा, मांस का दहन करेगा, और इसके रिलेटेड यहाँ पे कामला रोग की उत्पत्ति देखने को मिल सकती है। वहीं पे कामला के सामान्य लक्षण की बात करें कि कामला रोग में क्या क्या लक्षण हमें बेसिकली देखने को मिल सकते हैं। बोला गया है कि जो कामला से ग्रस्त रुग्ण रहेंगे, मतलब रोगी रहेगा, उसकी आंखें हल्दी के समान पीत वर्णीय हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो भी जॉन्डिस पेशेंट रहते हैं उसके हाथ, नाक, जो भी अंग अवयव रहते हैं वो कैसे हो जाते हैं, पित्त सदृश होते हैं। तो सबसे पहले उसके जो
आंखें रहेंगी वो कैसे हो जाएंगे, हल्दी के सदृश पीत वर्ण की हो जाती है। इसके अलावा जो त्वचा है या फिर नख है या फिर नेत्रादि के स्थान है ये भी अत्यंत पीले देखने को मिल सकते हैं। जो मल मूत्र रक्त मिश्रित या फिर पित्त वर्ण का हो सकता है, ठीक है। तो मल मूत्र है तो वो कैसा हो सकता है, रक्त मिश्रित देखने को मिल सकता है या फिर पित्त वर्ण का देखने को मिल सकता है। शरीर का जो वर्ण है वो बरसाती मेढक जैसा होता है, जो बरसात में या फिर बारिश में जो मेढक निकलते हैं बेसिकली येलो कलर के, उनके जैसा पूरा शरीर हमारा देखने को मिल सकता है। वहीं पे बात करें कि रोगी के जो इंद्रिय है वो अपने अपने विषय को सम्यक तरह से ग्रहण न कर पाने से कार्य कर नहीं पाते, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि रोगी में क्या इन्हें कोई व्यथा है, वो किसी न किसी व्याधि से पीड़ित है, तो ऐसे कंडीशन में जो इंद्रिय है वो भी अपने कार्य अच्छे से कर नहीं पाते। इसके अतिरिक्त वहां पे शरीर में दाह, अविपाक, अरुचि, दौर्बल्य, तृष्णा, अंगसाद आदि के कारण यहाँ पे रुग्ण जो होता है धीरे धीरे क्रूश होने लगता है, क्योंकि शरीर में क्या है, व्याधि है। तो धीरे धीरे क्या होगा, वहां पे धातु क्षय स्टार्ट हो जाएगा। धातु क्षय के कारण यहाँ पे रोगी क्या होता है, धीरे धीरे क्रूश होने लगता है, उसकी जो बॉडी मास रहता है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। इस तरह से हमें इसके लक्षण देखने को मिलते हैं इन द कामला रोग। वहीं पे बात करें इसके प्रकार की, तो सबसे पहले हम देखते हैं शाखाश्रित कामला के बारे में। तो इसको अल्पपित्त कामला भी कहते हैं, ठीक है। शाखा आश्रित में अल्पपित्त कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे पित्त बढ़ा नहीं रहता है। वहीं पे जो कोष्ठाश्रित है उसको बहुपित्त कहते हैं। तो शाखा आश्रित को हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं, रुद्धपत्त कामला। तो क्या बोला गया कि रुक्ष, शीतल, गुरु एवं मधुर आहार द्रव्यों के सेवन, वेग निग्रह, अति व्यायाम करने से कफ के द्वारा मर्गा अवरुद्ध होने के मूर्छित वायु पित्त को अपने स्थान से निकालकर शाखाओं में फेंक देती है, ठीक है। क्या बोला गया है, रुक्ष आहार विहार कर रहे हैं, गुरु या फिर मधुर आहार विहार कर रहे हैं, वेग का धारण कर रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा व्यायाम कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि जो वायु है, मतलब कि वात दोष है, वो क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रकोपित हो जाता है और जो पित्त होता है उसको पित्ताशय से निकालकर कहाँ पे फेंक देता है, शाखाओं में फेंक देता है। ऐसे कंडीशन में जो पित्त है वो कोष्ठ में नहीं जा पाने के कारण मल का वर्ण कैसा हो जाता है, श्वेत हो जाता है। ये जो पित्त है वो क्या हो रहा है, अब शरीर में नहीं है, वो शाखाओं में चला गया है। तो ऐसे कंडीशन में जो पित्त है वो कोष्ठ में न रहने के कारण इसमें मल का वर्ण कैसा हो जाता है, श्वेत हो जाता है। बेसिकली कैसा बोला गया है कामला में कि मल का वर्ण होना चाहिए, पित्त वर्ण नहीं होना चाहिए। लेकिन जो पित्त ही है या फिर जो मेन पित्त है वो क्या है, कोष्ठ में नहीं रहने के कारण ऐसे कंडीशन में मल कैसा हो जाता है, श्वेत वर्ण का। तो शाखाश्रित या फिर अल्पपित्त कामला की मेन चीज क्या है कि इसमें जो मल है वो श्वेत वर्ण का देखने को मिल सकता है। क्या बोला गया कि तथा पित्त के शाखाओं में जाने के कारण मूत्र, नेत्र, त्वचा का वर्ण हरिद्र वर्ण हो जाता है, ठीक है। अब शाखा में जा रहा है तो जितने भी शाखा के अंग अवयव हैं वहां पे हमें हरिद्र वर्ण या फिर पीत वर्ण ये देखने को मिल सकता है, जिससे शाखाश्रित कामला उत्पन्न होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शाखाश्रित कामला कहते हैं। दूसरा हमारा आता है दैट इज द कोष्ठाश्रित कामला या फिर जिसी को हम लोग बहुपित्त कामला कहते हैं। तो इसकी संप्राप्ति की बात करें तो इसमें बोला गया है कि पांडु रोग या किसी अन्य रोग के या फिर रोग के उपद्रव के कारण से जो रक्त है वो दुर्बल हो जाने से अधिक संख्या में जल्दी जल्दी टूटने लगता है, मतलब कि इसी को हीमोलाइटिक एनीमिया बोला गया है। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो रोग है, पांडु रोग है, मतलब कि पहले से अनीमिया है या फिर किसी और रोग के कारण, उसके उपद्रव के कारण जो रक्त है, ब्लड सेल्स हैं, वो कैसे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा दुर्बल हो जाते हैं और बहुत ज्यादा जल्दी क्या होता है, टूटने लगते हैं, मतलब अधिक संख्या में जल्दी जल्दी टूटने लगते हैं। इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा पित्त बनता है। अब जो शाखा एवं कोष्ठ दोनों में जाता है, परिणाम स्वरूप कोष्ठ आश्रित कामला की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अब ये कहाँ पे जाता है, शाखा में भी जा रहा है और कोष्ठ में भी जा रहा है, तो दोनों जगह जाने की वजह से इसको कोष्ठ शाखाश्रित कामला कहते हैं। और कालांतर में वृद्ध पित्त रक्त और मांस धातु को जलाकर कामला रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। कुछ समय बाद क्या होगा, यह वृद्ध पित्त मतलब कि बहुत बढ़ा हुआ पित्त रक्त और साथ ही साथ मांस धातु को दहन करने के कारण कामला रोग की उत्पन्न करता है। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पांडु रोग है उसमें और साथ ही साथ अन्य रोग के कारण मेन यहाँ पे क्या हो रहा है, हिमोलिसिस ज्यादा हो रहा है, मतलब कि रक्त के जो धातु है, ब्लड सेल्स है, वो टूट रहे हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। इसके कारण ये उत्पन्न होता है और इसमें पित्त की मात्रा बहुत ज्यादा होने के कारण इसे हम बहुपित्त कामला कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने बहुपित्त कामला देख लिया। आगे हम बात करेंगे रुद्धपत्त कामला। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि रुद्धपत्त कामला किसको बोलते हैं, कि जो शाखाश्रित कामला है उसी को। तो क्या बोला गया है कि शीत रुक्ष, शीत, गुरु, मधुर द्रव्यों का सेवन करना, अति व्यायाम करना, वेग विदारण आदि से प्रकोपित जो वायु है कफ दोष के साथ संयुक्त होकर पित्त को स्वस्थान से बाहर निकालकर शाखाओं में प्रक्षेपित कर देता है। क्योंकि शाखाश्रित कामला है तो यहाँ पे निदान उसका कैसा रहेगा, सेमी रहेगा, संप्राप्ति भी सेमी रहेगा। अब बोला गया कि जो पित्त वाहिनी नलिका है उसमें कफ का अवरोध होने से पित्त का श्रवण कोष्ठ में नहीं होता। जो पित्त वाहिनी मतलब कि जो गॉल ब्लैडर के डक्ट्स है उसमें क्या होता है, कफ का अवरोध होने से पित्त जो होता है कोष्ठ में नहीं आ पाता। इस तरह पित्त वाहिनी नलिका में अवरोध उत्पन्न होकर जब कामला उत्पन्न होता है तो उसे रुद्धपत्त कामला कहते हैं। मतलब अब क्या हो रहा है,
उसके जो रास्ता है, उसका जो पाथ है, उसमें क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। इसी कारण से इसको हम लोग रुधिरपथ कामला कहते हैं, मतलब कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। इसकी संप्राप्ति चक्र के या घटक की बात करें तो बेसिकली बोला गया है कि सबसे पहले जो कफ दोष युक्त बलवान जो वायु है, उसके द्वारा पित्त का स्वस्थान से विमार्गमन हो रहा है, जिसके कारण जो प्रकोपित पित्त है वो शाखागत संचार हो रहा है, मतलब शाखा में चले जा रहा है। अब ऐसे कंडीशन में शाखा में जाने के कारण जो नेत्र, नख, वदन, त्वचा, मूत्र आदि है वो हल्दी के समान पीत वर्ण की हो जाते हैं, और जो मल का वर्ण होता है वो तिल पिष्टवत हो जाता है। ठीक है, मल का वर्ण कैसा होता है, व्हाइट कलर का देखने को मिल सकता है। अब अग्निमांद के साथ जब वात प्रकोप होता है तो ऐसे कंडीशन में वो आटोप या फिर विष्टम्भ होता है, जिसके कारण हृदय गौरव, दौर्बल्य, पार्श्वशूल, अरुचि, ज्वर, हिक्का, श्वास आदि लक्षण यहाँ पे रुत्पत्त कामला में हमें देखने को मिल सकते हैं, और इसी को हम रुत्पत्त कामला की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो मेन चीज याद रखना है कि रुत्पत्त कामला में क्या हो रहा है कि जो गॉल ब्लैडर है उसके डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो शाखाश्रित जो पित्त है वो क्या कर रहा है, आंख, नेत्र, वदन आदि में क्या हो रहा है, पित्त वर्ण उत्पन्न कर रहा है, लेकिन जो मल है वो श्वेत वर्ण हो जा रहा है। तो इस तरह के जब सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, लक्षण देखने को मिलेंगे, तब हम उसे रुत्पत्त कामला यह संज्ञा देते हैं। इसके लक्षण की बात करें कि रुत्पत्त कामला में क्या-क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं, तो इसमें बोला गया कि पित्त से मल रंजन न होने से तिल की खली के सदृश तिल पिष्टवत श्वेत कृष्ण वर्ण एवं शुक्ल मल की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, कैसा, शुक्ल मल, मतलब कि सफेद मल यहाँ पे प्रवृत्त होता है, व्हाइटिश कलर का मल देखने को मिल सकता है। आगे बोला गया है कि पित्त वाहिनी में कफ का अवरोध होने के कारण कोष्ठ में पित्त का स्राव नहीं होता, परंतु व्यान वायु द्वारा इसका प्रसर शाखाओं में किया जाता है। इस कारण मल के अतिरिक्त जो नेत्र और नख, वदन, त्वचा, मूत्र आदि है वो हल्दी के समान पीला वर्ण हो जाता है, और पित्त का स्रवण कोष्ठ में नहीं होने से इसे शाखाश्रित कामला कहते हैं। ठीक है, शाखा में इसके लक्षण दिखते हैं और कोष्ठ में इसके लक्षण न दिखने के कारण ही इसको हम लोग शाखाश्रित कामला कहते हैं। वहीं पे बात करेंगे हम आगे इसके साध्य असाध्यता के बारे में या फिर इसके उपद्रव के बारे में, तो बोला गया है कि इन लक्षणों से युक्त जो कामला होता है वो असाध्य होता है। जैसे कि अगर मल मूत्र में कृष्ण व पित्त वर्ण हो जा रहा है, शोथ हो रहा है शरीर में, साथ 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 ही साथ नेख, मूत्र, वमन, मल और मूत्र ये सभी कैसे हो रहे हैं, रक्त वर्ण के हो रहे हैं। पित्त वर्ण के साथ साथ अब कैसे हो जा रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में रक्त वर्णीय हो जा रहे हैं, और इसके साथ साथ मूर्छा, दाह, अरुचि, अनाह, तृष्णा, तंद्रा एवं मोह एक साथ हो रहा है इन सारे कंडीशन में, और अग्नि नष्ट हो रही है, मतलब कि नष्ट अग्नि या फिर मंदाग्नि जिसे बोल सकते हैं, और नष्ट संग जो व्यक्ति है उसका कामला असाध्य माना गया है। ठीक है, मतलब कि ऐसे व्यक्ति जिसमें संज्ञा का नाश हो चुका है, मतलब वो कोई भी सोच विचार अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति में भी जो कामला रोग है वो असाध्य माना जा सकता है। वहीं पे आगे हम बात करेंगे इसके उपद्रव के कि अगर हमें क्या-क्या उपद्रव यहाँ पे देखने को मिल सकता है कामला रोग में, तो सबसे पहले बोला गया है अरुचि देखने को मिल सकते हैं, मतलब कि खाने की इच्छा नहीं होगी, तृष्णा बहुत ज्यादा, प्यास लगेगी क्योंकि पित्त यहाँ पे बढ़ा हुआ है, वमन आदि की कंडीशन देखने को मिल सकते हैं, बार-बार वहाँ पे नॉजिएटिक कंडीशन देखने को मिलता है, साथ ही साथ ज्वर की कंडीशन देखने को मिल सकती है क्योंकि दाह है पूरे शरीर में, पित्त की उष्मा बढ़ी हुई है, सिर शूल देखने को मिलता है, मंदा अग्नि, क्योंकि बेसिकली जो भी कारण है हम लोगों ने पहले भी देखा है कि जितनी भी रोग होते हैं सभी का कारण क्या होता है, मंदा अग्नि ही माना गया है। तो बोला भी गया है कि रोगा सर्वेपि मंदो अग्नि, मतलब सभी प्रकार के रोगों का मेन मुख्य कारण किसको माना गया है, मंदा अग्नि को ही माना गया है। इसके अलावा कंठ शोफ देखने को मिल सकता है, मतलब कि स्वेलिंग इन द थ्रोट रीजन देखने को मिल सकता है इन केस ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस या फिर जॉन्डिस में। साथ ही साथ बोला गया कि दौर्बल्य रहेगा, क्लम रहेगा और हृदय अवपीड़न रहेगा। ठीक है, तो ये जो 11 कंडीशंस बताए गए ये आपको अच्छे से करके जाने हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है पूछता है बार बार कि कामला के उपद्रव आदि बताइए, तो ये सारे उपद्रव आपको अच्छे से करके जाने हैं। वहीं पे आगे इसके अलावा कुछ और भी टर्मिनोलॉजीज देखने को मिल सकती है हमें कामला में, जिसमें सबसे पहले आता है कुंभ कामला। ठीक है, कुंभ कामला क्या बोला गया कि ये कामला की ही उग्र अवस्था, मतलब कि जब कामला और ज्यादा सेवियर हो जाता है, क्रॉनिक हो जाता है, तो उसको हम लोग कुंभ कामला कहते हैं। ये बोला गया कि जब कोष्ठ शाखा आश्रित जो कामला है अधिक दिनों तक बना रहता है, तब पित्त मांस धातु को भी दूषित कर देता है, जिससे शरीर अत्यधिक रुचिता आ जाती है और कुंभ कामला उत्पन्न होता है। ठीक है, बहुत दिनों तक मतलब क्रॉनिक होने के कारण जब मांस धातु है वो भी बहुत ज्यादा दूषित हो जाता है, शरीर में रुक्षता, ड्राइनेस उत्पन्न होने लगती है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग कुंभ कामला कहते हैं। इसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, तो बेसिकली बोला गया कि जो रोगी के पुरुष है, मूत्र है, इनका रंग कृष्ण या फिर पित्तवर्णीय का हो जाता है, अत्यधिक शोथ, मतलब पूरे शरीर में एडिमा देखने को मिल सकते हैं, शरीर में बहुत ज्यादा रुक्षता, ड्राइनेस रहता है, और पर्वभेद, मतलब कि जो भी जॉइंट्स है वहां पे पेन देखने को मिलते हैं। तो ये सारे कंडीशन हमें देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ द जॉन्डिस। और जो कुंभ कामला है इसको हम लोग बेसिकली कंसिडर करते हैं एज अ
क्रॉनिक जॉन्डिस विद द एडेमा, क्योंकि मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे शोथ बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्पटम देखने को मिल सकता है इन केस ऑफ द कुंभ कामला। कुंभ कामला के असाध्य लक्षण की बात करें कि कौन से कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि अब ये जो कामला है उसको हम लोग साबित नहीं कर सकते, उसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो इसमें बोला गया कि अगर वहाँ पे वमन हो रहा है, ज्वर हो रहा है, बहुत ज़्यादा रुल्लास मतलब नॉजिएटिक कंडीशंस है, अरुचि मतलब खाने की इच्छा नहीं हो रही है, क्लम पूरे शरीर में दाह हो रहा है, शरीर में थकावट है, श्वास एवं अतिसार से युक्त जो कुंभ कामला है ये असाध्य माना गया है। वहीं पे बात करेंगे दूसरे टर्मिनोलॉजीज की, तो इसमें आता है हलीमक। हलीमक को बेसिकली वात पित्त कामला बोला गया है। इसका अलग अलग नाम देखने को मिलता है अलग अलग आचार्यों के द्वारा, जिसमें वाग्भट ने इसे अलस, लाघव, लाघरक या फिर लोठर आदि नामों से भी इसको संबोधित किया है। अब बोला गया कि जो हलीमक रोग है उसमें वायु और पित्त का प्रबल होता है, इसीलिए इसको वात पित्तज माना गया है। यहाँ पे बोला गया कि हरित, पीत, नील, श्याव तथा पांडु वर्ण त्वचा में उत्पन्न होता है। और इसमें सिम्टम्स क्या रहते हैं, तो बल हानि, अग्निमांद, उत्साह हानि, साथ ही साथ तंद्रा, मंद ज्वर, मैथुन अभाव मतलब कि मैथुन का शक्ति नहीं होना, साथ ही साथ अंग मर्द हो जाता है, वहाँ पे दाह, तृष्णा, अरुचि और भ्रम, ये सभी लक्षण हमारे अलीमक में उत्पन्न देखने को मिल सकते हैं। और लास्ट टर्मिनोलॉजी इसमें देखने को मिलते हैं जिसको हम लोग पानिकी कहते हैं। तो इसमें क्या बोला गया कि जो शरीर की बाह्य त्वचा रहता है तथा अंतस्थ कोष्ठ रहता है, उसकी जो श्लेष्मल कला होती है, इसमें पित्त वर्ण उत्पन्न होकर नेत्र में श्वेत वर्ण उत्पन्न होता है। ठीक है, कहाँ पे जो बाह्य त्वचा या फिर अंतस्थ कोश है उसकी जो श्लेष्मल कला है वहां पे पित्त वर्ण होता है और नेत्र आदि में श्वेत वर्ण उत्पन्न होता है, तो उसे हम लोग पानिकी कहते हैं। अब जो पानिकी है इसमें ज्वर और अतिसार ये जो है मुख्य लक्षण बताए गए हैं, क्योंकि जो पानिकी है उसको स्व अतिसार कामला भी कहा जाता है, क्योंकि पानिकी का मेन लक्षण ही क्या है, अतिसार होना। क्योंकि पानिकी इसको क्यों बोला है, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी की तरह, जल की तरह क्या होता है, अतिसार होते रहता है लगातार, ऐसी कंडीशन की वजह से इसको पानिकी माना गया है। इसके लक्षण की बात करें तो सबसे मेन सिम्पटम तो यहाँ पे क्या आता है कि इसमें अतिसार होता है। इसके अलावा संताप मतलब पूरे बॉडी में बर्निंग सेंसेशन देखने को मिल सकता है, बहिर्अंतस्थ पित्तता देखने को मिल सकता है और साथ ही साथ पांडुता मतलब कि शरीर में पेलनेस देखने को मिल सकता है। तो ये सारी कंडीशन देखने को मिलते हैं। अब बोला गया कि इसका जो मुख्य लक्षण है वो अतिसार होता है, इसलिए इसको अतिसार कामला भी कहा जाता है। और इसकी आधुनिक तुलना बात करें तो इसको क्रॉनिक जॉन्डिस कॉम्प्लिकेटेड विद डायरिया से कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा क्रॉनिक जॉन्डिस है और उसके साथ साथ जब डायरिया रहता है तो उसको हम लोग पानिकी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आपको याद करने हैं, क्योंकि 5 मार्क्स के लिए आपको कुंभ कामला पूछ सकता है, जिसमें आप कुंभ कामला क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या है, उसके उपद्रव क्या है, उसके असाध्य लक्षण क्या है, ये सारी चीजें आपको लिखने को रहेंगी। तो ये था हमारा टोटल कामला रोग के बारे में। तो होप आपको अब जो कामला रोग रहेगा वो सारी चीजें क्लियर है। इसमें जो जो पॉइंट्स हम लोग ने बात किए सारे पॉइंट अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस थे। तो अगर इसको आप अच्छे से कर ले रहे हैं तो आपका टोटल जो एग्जाम पर्सपेक्टिव रहेगा या फिर नॉलेज पर्सपेक्टिव जो रहेगा, टोटली आपका कामला जो रोग है क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ इसी तरह के और फर्दर वीडियोस जो कि रोग निदान रिलेटेड या फिर अदर बीएमएस रिलेटेड जो टॉपिक्स है उस पे बनते रहेंगे। साथ ही साथ बीएमएस रिलेटेड नए अपडेट्स इस चैनल पे अपडेट होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे और ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा उठा सके। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियोस रिलेटेड एंड नोट्स रिलेटेड साथ ही साथ बीएमएस रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा, जहाँ से आप जाकर हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और फर्दर अपडेट्स आपको वहां से मिल जाते हैं।